नून लीग के सियासी हिकमत अमली नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, बहुत से अहम मामलात हैं, इन्हीं पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज एहसन इकबाल साहब ने। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, आपने हमें वक्त दिया। बहुत सारे पॉलिटिकल मामलात भी हैं, लेकिन मैं ये चाह रही थी सेनेटर मीर हासिल बज़न जो इंतकाल हो गया, सर एक दो जुमले उनके लिए, उनका ज़ाहिर है सियासी करियर और फिर उनकी पूरी फैमिली, उनका जाना इट्स अ ग्रेट लॉस। देखिए, उनका नुकसान जाने का सिर्फ उनके इलाके को, उनके सूबे को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को है। उनका जो ख़ानदान है, उनके वालिद साहब की भी बड़ी ग्रां खदमात थी और ये भी हमारे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के फेडरेशन की मजबूती के लिए वो एक बहुत ही प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक वॉइस थी और वो मेरे साथ काम करते रहे। पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर रहे। सीपैक की कामयाबी में भी उन्होंने बहुत अहम हिस्सा डाला। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा खला है जो उनके जाने से पैदा हुआ है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए मग़फ़िरत करे, बुलंद दर्जात अता फरमाए और उनके जो ख़ानदान है और उनके दोस्त हैं उन सबको सब्र जमील अता फरमाए। सर, अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो पॉलिटिकल सिनेरियो है सर उसकी। सर, एक तरफ तो ये तनकीद है कि एनआरओ मांग रहे हैं आप लोग, और दूसरी तरफ आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे कि लोग कह रहे हैं एनआरओ तो हो गया, नवाज शरीफ साहब तो चले गए, अब तो उनकी तबीयत ख़राब हो, ठीक हो, वो अपने टाइम से वापस आएंगे। सर, इसको एड्रेस कीजिएगा प्लीज़ पहले। देखिए, जहाँ तक एनआरओ का सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ हुकूमत से, हुकूमत के वज़रा से कि इमरान खान साहब के इख्तियार में कौन सा एनआरओ है जो वो दे सकते हैं। अगर इनकी मुराद ये है कि नैब के केसेस से वो किसी को छुटकारा दे सकते हैं तो वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि नैब का सारा एजेंडा हुकूमत के ही माह पे चल रहा है। अगर वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों से रिलीफ मिल सकता है, वो केसेस जो अदालतों में चल रहे हैं उनके अंदर किसी को रिलीफ मिल सकता है, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालतें भी उनके इशारों पे काम करती हैं और फिर पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी कहाँ है। इस वक्त कोई ऐसा केस नहीं है कि जो टेक्निकली एग्जेक्टिव के डोमेन में हो, जो हुकूमत के इख्तियार में हो, जिसे वो माफ़ करने का या चलाने का इख्तियार रखते हों। लिहाजा दरअसल ये ख़ुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि जितनी इंतकामी कार्रवाई हो रही है नैब के ज़रिए वो हुकूमत के ईमा पर हो रही है और ये उसी की धमकियां दे। लेकिन हमने तो कभी इनसे कोई कंसेशन नहीं मांगा, हमने तो सब भुगती हैं। मैं खुद भुगत के आया हूँ। मैं 2.25 महीने जेल में रहा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब महीनों रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक साल से ज़्यादा रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब रहे हैं, हमजा शहबाज अभी भी जेल के अंदर हैं। और हम सब के केसेस में, लेकिन बिलखसूस जिस वजाहत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक केस में इस नैब गर्दी की असलियत बयान की है, उसके बाद कुछ अब कहने की गुंजाइश नहीं रह गई कि ये सब झूठ पे मबनी मुकदमात हैं। 2 साल हो गए हैं इनके पास। मुझे बताएं ना, 2 साल में क्या सबूत निकाल सके हैं, क्या इन्होंने ठोस कोई शवाहिद कहीं पेश किए हैं, सिवाय इसके कि मीडिया पे किरदार कुशी करते हैं, मीडिया के ऊपर ये बहतान लगाते हैं। और मेरा ये यकीन है कि इनके इसी झूठ और इस किरदार कुशी और बहतान की जो नहुसत है उससे ये हुकूमत डूबती जा रही है। शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि तीसरा साल बहुत अच्छा होगा। जब पहला साल ख़त्म हुआ था तो मौसूफ यही फरमाते थे कि जी पहला साल मुश्किल था, अब दूसरा साल बहुत अच्छा होगा। दूसरा साल पहले से भी बदतर हुआ। तो मैं आपको आज यही कहना चाहता हूँ कि इनका तीसरा साल भी ऐसा ही होगा। सर, कल उन्होंने कहा तीसरा साल इम्तिहान होगा और आज वो कहते हैं कि तीसरा साल मिसाली होगा। जी, तो वो ये इसी तरह ये अल्फाज के साथ खेल सकते हैं। अब शेख रशीद साहब की अपनी वजारत देख लीजिए। पाकिस्तान के तारीख में किसी वजीर के मुद्दत में 2 साल में इतने हादसे नहीं हुए जितने उनकी वजारत में हुए हैं। वो बजाय इसके कि वो अपोजिशन की फ़िक्र करें, मरियम नवाज़ क्या कर रही हैं, नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं, इमरान खान गुगली मारेगा या क्या बाउंसर मारेगा, वो अपने रेलवे को ठीक करें जाके। इस हुकूमत का यही अलमिया है कि इसका हर वजीर अपने काम को छोड़ के हर काम में लात अड़ा के बैठा है और हर दूसरा काम करने के लिए तैयार है। अपना काम उसे आता है। सर, ये मेरे सवाल का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है वो तनकीद जो हो रही है आप लोगों पर। लोग ये कह रहे हैं कि जी देखिए, नवाज शरीफ साहब तो बाहर चले गए और मरियम नवाज साहिबा जो है ना वो बड़े लंबे अरसे तक खामोश भी रह ली, तो ये ही एनआरओ है। ये क्यों आपके लिए कहा जा रहा है सर? इसको कैसे एड्रेस करेंगे?
देखिए ना, एनआरओ ये किस तरह है। नवाज शरीफ साहब अगर बाहर गए तो उनको मुस्लिम लीग नून के मेडिकल विंग ने तो नहीं भेजा। इमरान खान साहब तो उनके इतने मुखालिफ थे और वो कहते थे मैं जहर का प्याला पी लूंगा, नवाज शरीफ साहब को कोई सहूलत नहीं दे सकता। और जब उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भेज के इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए जो उनकी कमांड में है, हर लिहाज से ठोक बजा के तसल्ली हुई कि नवाज शरीफ साहब की सर वो कंडीशन कह रहे हैं गलत फहमी हो गई, हुकूमत कह रही है अब गलत फहमी हो गई हमसे। तो सबसे पहले तो वो अपनी सूबाई वजीर सेहत को बरतरफ करें, उसके बाद वो शौकत खानम के सरबराह जिनको अब मुशीर सेहत लगाया है उनको बरतरफ करें कि जिन्होंने उन्हें मिसगाइड किया। एक बंदे की गलत फहमी तो नहीं है ना, इसमें तो पूरा एक निज़ाम काम कर रहा था। लेकिन इसमें मैं फिर शेख रशीद साहब की जुमला कोट करूंगा। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कहा, रादर 2 days बैक, नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब अंडरस्टैंडिंग से बाहर गए और इमरान खान साहब को पता नहीं चला। हाँ, फिर वो किसकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर गए हैं? इमरान खान साहब अगर इतने भोले हैं और इमरान खान साहब इतने नावाकिफ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव तो वो हैं, वजीर आजम तो वो हैं, और कभी इमरान खान साहब कहते हैं कि जी वो अशराफिया ने लॉकडाउन करा दिया, मैं तो लॉकडाउन के खिलाफ था, और फिर किसी की अंडरस्टैंडिंग से नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, इमरान खान साहब बेखबर थे। तो फिर ये पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर कंट्री है, हमें इतना बेखबर और इतना जिसे कह लीजिए कि भोला वजीर आजम नहीं चाहिए कि जिसको पता नहीं है कि उसके पैरों के नीचे क्या हो रहा है, उसके दाएं बाएं क्या हो रहा है। कहीं अशराफिया लॉकडाउन करवा देती है, कहीं नवाज शरीफ उसको बगैर बतलाए कोई भेज देता है बाहर, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि उनको खुद ही हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। अच्छा अब ये बताइए, नवाज शरीफ साहब की तबीयत बेहतर हो गई है, हशाश बशाश है माशाल्लाह। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल की स्टेटमेंट है जावेद लतीफ़ साहब की, वो कह रहे थे अगर कोरोना नहीं होता तो नवाज शरीफ साहब तो वापस आ गए होते, इसलिए पूछ रही हूँ सर। जी देखिए, हाँ, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब को जो प्लेटलेट्स का आर्जा लाक था वो निस्बतन वहाँ के इलाज से और दवाइयों से स्टेबल है। नाइस। लेकिन उन्हें 2 कार्डियक प्रोसीजर्स दरकार हैं, उनके हार्ट की 2 सर्जरीज होनी है, जिसमें अगर ये कोरोना नहीं होता तो वहां पर उनके वो प्रोसीजर्स हो जाने थे, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि शायद वो सेहतियाब होकर अब तक सर लेकिन जो ऐसे प्रोसीजर्स, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सर क्योंकि यही कहा गया आप लोगों की तरफ से, आपकी जमात की तरफ से, उनकी सेहत की हवाले से उनकी रिपोर्ट्स को दिखा के कि जो प्रोसीजर है ये इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। दैट मीन सर ये तो इमरजेंसी बुनियादों पर होने चाहिए थे। कोरोना ने अगर इन मामलात को रोका, इसका मतलब है कि वो इतने इंपॉर्टेंट और अर्जेंट नहीं थे। जी देखिए ना, वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स थे उन सब के अंदर, जिस तरह हमारे यहाँ भी कोरोना के दरमियान सर्जरीज और हॉस्पिटल के जो मामूल के सरगर्मियाँ हैं उनको रोक बंद कर दिया गया। यानी ये मामूल का था है जी, यानी ये सर ये मामूल का था, ये इसकी नोयत अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट नहीं थी। देखिए वो ज़रूरी है और इमीडिएटली दरकार है, लेकिन डॉक्टर्स उनको मेडिसिन के ज़रिए और केयर के ज़रिए हैंडल कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो ही उनकी दोबारा सरगर्मियाँ हॉस्पिटल्स की शुरू हो, डॉक्टर्स उन्हें अपॉइंटमेंट देंगे, वो ज़रूर करा के पहले दिन आ जाएंगे। देखिए, हम ये बात उस शख्स के बारे में कर रहे हैं कि जिस शख्स ने अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पे ये जानते हुए छोड़ के पाकिस्तान आने का इरादा किया कि मैं शायद इसकी दोबारा अब चेहरा नहीं देख सकूंगा, और वो अपनी बेटी को लेकर सीधा वतन वापस आया ताकि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके कि वो कानून से फरार इख्तियार कर रहा है। जिस शख्स ने ये मिसाल कायम की हो, उसके हवाले से इस तरह के घटिया 3rd क्लास शेख रशीद साहब और इनके हुकूमती वज़रा के जो जुमले हैं, कोई माने मेरे नज़दीक नहीं रखते कि मैं उन्हें संजीदा लूँ या उनका इवन जवाब भी दूँ। नवाज शरीफ साहब ने अपने किरदार से जो पाकिस्तान में आकर मिसाल कायम की है, वो उसका कोई मिसाल हमें नज़र नहीं आती। वो यहाँ पर बैठे रहे, 100 से ज़्यादा पेशियाँ उन्होंने भुगती, उन्हें कहा गया कि आपने हर रोज़ हाज़िरी यकीनी बनानी है, लेकिन वो अपनी बीवी के लिए 3 दिन 4 दिन उन्हें तिमारदारी करने की इजाज़त नहीं दी गई, और बिल आखिर उनको यहाँ पर ही ये इतला मिली कि उनकी अहलिया इंतकाल कर गई हैं। तो उन्होंने बहुत सब्र के साथ ये सारी आजमाइश का मुकाबला किया है, जो उनको इंतकामी तौर पे जिसका सामना करने के लिए मजबूर किया गया, जो नहायत ही घटिया और गैर इंसानी रवैये थे जिनका मुजाहरा किया गया। हमारे यहाँ मुआशरे में इस तरह के गैर इंसानी रवैयों को मुहज़्ज़ब नहीं समझा जाता, लोगों के दुख और गम को
अपना दुख और गम समझा जाता है, लेकिन एक और नवाज बात शरीफ साहब को जी इस हद तक अजियत देने के लिए इस तरह के रवैयों सर, से गुजारा गया, लेकिन उन्होंने बड़ी हौसलामंदी के साथ इन सब चीजों का मुकाबला ये किया। बड़े क्राइसिस हैं कि जिनका आप तज़किरा कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल तो मैं रहबर कमेटी और मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुतालिक पूछना चाहती थी, लेकिन ये जो हम एक पिक्चर अभी वायरल भी हुई, लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स भी किए, लोगों ने नवाज शरीफ साहब की सेहत की दुआ की और साथ में तनकीद भी हुई। शहबाज गिल साहब ने भी बहुत तनकीद की। मैं आपसे ना इस मामले के ऊपर कमेंट लेना चाह रही थी। बहुत बड़े बड़े क्राइसिस, बड़े मामला सब अपनी जगह, लेकिन एक यूं ही रैंडम कोई पिक्चर अगर अपलोड कर दी जाए कि नवाज शरीफ साहब चाय पी रहे हैं या वो वॉक कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उस पर ये रवैये नहीं होने चाहिए थे। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। सर, एक कमेंट इसके ऊपर कि अगर एक तस्वीर अपलोड कर दी गई है तो उसको उतना नेगेटिव ना देखा जाए, कम से कम उसको नॉर्मल सी एक रूटीन की बात थी, उसको उतना ही रहने दिया जाए। देखिए ना, ये बदकिस्मती ये है कि पीटीआई ने और इमरान खान साहब की जो एक मैं बहुत समझता हूं कि नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, ही वाज अ स्पोर्ट्समैन, और वन एक्सपेक्टेड कि ये अपने फॉलोअर्स को इस तरह ट्रेन करेंगे कि उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप होगी। लेकिन इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पे जाइए, जो दुनिया की गलीज तरीन गालियां इस्तेमाल करने वाला तबका है वो पीटीआई के ट्रोल्स हैं। और मैं अक्सर ये देखता हूं कि जब ये बहुत ही कोई घटिया जुमला या गाली लिखता है तो मैं उसकी प्रोफाइल देखने की कोशिश करता हूँ कि बंदा कौन है। पता लगता है कि ये दुबई में कोई आईटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई ये लंदन में बैठा हुआ कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। ये पढ़े लिखे लोग हैं जिनको इतना हेट मॉन्गर बना दिया है, उनके अंदर इतनी नफरत इंजेक्ट कर दी है। अब मैं आपको ये जाती नहीं मिसाल होना देता हूँ चाहिए कि था। मेरे ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई। मेरे ये अभी भी ये दायां बाजू जो है ये सीधा नहीं है, यहाँ गोली लगी। मेरी फोटोशॉप करके तस्वीर को बिल्कुल। जहाँ यहाँ मेरे बैंडेज लगी होती थी उसको लेफ्ट हैंड बना दिया और कहा देखो जी ये तो ड्रामा कर रहा है, कभी लेफ्ट हैंड पे बैंडेज होती है, कभी राइट हैंड पे बैंडेज होती है। सर, ये रिपोर्ट इस किया किस्म आपने? के जो नफरत तमेज रवैये हैं ये हमारी सियासत में अच्छे नहीं हैं। ये हम अच्छे नहीं इख्तिलाफ है। कर सकते हैं, हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वी आर ऑल पाकिस्तानीज। True. हम सब पाकिस्तान के वेल विशर हैं। सर, अब अगर ये रवैया समझा जाए, ये जो आपने कहा ना, हम सब पाकिस्तान के वेल विशर हैं सर, इससे मुझे आप ही की ट्वीट एक याद आ गई सर। इतनी पुरानी ट्वीट भी नहीं है, आपने कश्मीर से मुतालिक ट्वीट की कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने कश्मीर को बेचा। सर, हम तो कश्मीर के मामले पर एक पेज पर हैं, यही सुनते हैं तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आएँ। सर, कश्मीर के मामले पर ये बात करना सर, ये दुरुस्त बात तो नहीं थी, ये दुरुस्त। इसकी आपने अच्छा किया सवाल कर दिया, और ये वो मसला है कि जो मेरे दिल के बहुत करीब है। देखिए, सबके दिल के करीब है। मैं वो मनाजिर नहीं भूल सकता कि कश्मीर के नौजवान सीने पे पाकिस्तान का परचम लपेट के भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को कहते हैं कि हमने सीने पे गोली खानी है पाकिस्तानी परचम को लपेट कर। मेरे सामने वो नज़ारा भी है कि एक नौजवान को आनी मुक्कों से मारा जा रहा था, उसके चेहरे से उसके चेहरे से लहू का फवारा फूट रहा था, और उसको वो कह रहे थे बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो मुक्का खाता था, फिर कहता था पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, उनकी बड़ी कमिटमेंट थी हमारे साथ। 72 साल में भारत को ये जुर्रत नहीं हुई थी, चाहे यहाँ पे मजबूत हुकूमत हो, चाहे कमजोर हुकूमत हो, चाहे जमहूरी हुकूमत हो, चाहे मार्शल लॉ की हुकूमत हो, भारत ने कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की थी कश्मीर के ऊपर कि वो कश्मीर को एनेक्स कर जाए, उसका डिकार भी ना मरे। लेकिन आपने देखा कि इस हुकूमत के दौर में ना सिर्फ भारत ने कश्मीर को एनेक्स किया, बल्कि वहां पे बदतरीन ब्लैकआउट किया, बदतरीन कर्फ्यू इम्पोज किया। 1 साल तक हम इतने बेबसी से तमाशाई बन के ये देखते रहे तमाशा कि ना हम इस्लामी ममालिक के सरबराह इजलास बुला सके, ना वज़ीर ख़ारजा का इजलास बुला सके, ना हम सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए भारत पे ये दबाव। आपको लगता है मजीद एनर्जी के साथ में और मजीद फोकस होकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी हुकूमत को? सर, उल्टा भारत को बिला मुकाबला सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनवा दिया, और ये तक एहतजाज नहीं किया भाई वो सिक्योरिटी काउंसिल कैसी है कि जो एक रियासत उसकी अपनी करारदाद की खिलाफ वर्जी कर रही है, धज्जियां बखेर रही है, आप उसको कैसे मेंबर बना रहे हैं अपने फोरम का? फिर तो सिक्योरिटी काउंसिल के किसी फैसले की कोई हैसियत नहीं रह जाती। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस हुकूमत ने किसी सतह पे कोई या तो अंडरस्टैंडिंग की है या सौदा किया है, या फिर बहुत बड़ा एलिगेशन है सर। जी, मैं कन्विंस्ड हूं भारत ने वो काम कर दिया है जो 72 साल में उसे करने की जुर्रत नहीं होती। कौम ये सवाल करेगी कि ये सकूत कश्मीर का जिम्मेदार कौन है? क्या अगर ये सौदा नहीं है तो फिर अगर ये कमजोरी है
तो इस कमजोरी का जिम्मेदार कौन है? हमें ये ताना देते थे मोदी के यार हैं, हमने तो 5 साल मोदी के साथ हुकूमत की है, हमारे 5 सालों में तो मोदी साहब को ये जुर्रत नहीं हुई थी कि ये कदम उठाएं। ये बताएं कि ये इतने बड़े जो गैरतमंद हुक्मरान बनते थे, इनके दौर में वजीर आजम खड़ा होता है असेंबली में, जी मैं भारत के वजीर आजम को फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन नहीं सुनता। कहते हैं जी कि भारत ने कश्मीर ले लिया, अब हम क्या करें, मैं क्या कर सकता हूँ? असेंबली के अंदर खड़े, भैया आप क्या कर सकते हैं? 101 चीज़ें कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वजारत उज़्मा और पाकिस्तान की रियासत इस्लामी जमहूरिया सर अच्छी पाकिस्तान ऑपोजिशन बहुत कुछ करवा सकती है, कोई चीचू की मलिया की रियासत नहीं है। सर अच्छी ऑपोजिशन बहुत कुछ करवा सकती है, हुकूमत पर मुस्बत तनकीद कर सकती है, सर डिबेट हो सकती है। अगर आप लोग वॉकआउट करते रहेंगे, बाहर जाते रहेंगे, एहतजाज होता रहेगा, सर नहीं हो पाएंगी चीजें फिर। जी देखिए, हमने तो हर मौके पे असेंबली के अंदर अपनी डिबेट भी की है, तजावीज़ भी दी हैं, लेकिन कल की अगर इजलास के हवाले से आपका ये सवाल है तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उसको बताऊँ कि क्यों किया है। देखिए, अगर एक यूनियन काउंसिल का भी इजलास होता है तो 2 दिन 3 दिन का नोटिस दे के इजलास बुलाया जाता है। इस हुकूमत ने पार्लियामेंट को रबर स्टैंप भी नहीं, पता नहीं क्या समझ लिया है कि ये वो इजलास था जो कि हमारी पार्लियामेंट्री तारीख का एक बड़ा सेरेमोनियल संग-मील इजलास होता है, इफ्तिताई इजलास, जिसमें तमाम सुफरा आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, सर्विस चीफ्स आते हैं, इस्लामाबाद के तमाम VIPs आते हैं, और ये एक बड़ा सेरेमोनियल इजलास है जो पार्लियामेंट्री साल की बिगनिंग में है। आप देखिए, किसी को एक दिन पहले नहीं पता था कि वो होना है कि नहीं होना। रात गए पता चला टीवी से कि जी समरी अप्रूव हो गई है, कल 5 बजे इजलास है। गोया कुछ 14-18 घंटे के नोटिस पे इजलास बुलाया। अब आप मुझे ये बताइए कि वो एम्बेसडर्स जिनकी आज कमिटमेंट्स कल होंगी और वो अपनी कमिटमेंट्स कैंसिल करनी पड़ी कि जी ये पाकिस्तान के अंदर ये पार्लियामेंट का नया साल आ गया है और उसका इजलास 10 घंटे बाद 12 घंटे बाद इन्होंने फिक्स कर दिया, वो क्या सोचता होगा कि इनका क्या निज़ाम है? और तो वो जो वॉकआउट कल के देखा बाद सर, उसके बाद उसने क्या सोचा होगा सर? है जी, नहीं वो तो उन्हें पता है ना कि इनकी ना, हम तो बॉयकॉट कर दिया। सर वो भी आ गए थे, आप लोग भी आ गए थे, इजलास हो ही जाता कंप्लीट। सारी दुनिया में पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज होता है, लेकिन आप देखिए 2 साल गुजर गए हैं, कोई कानून साजी नहीं हुई। तमाम कानून साजी ऑर्डिनेंसेस के जरिए हुई है। अब आप मुझे बताइए कि जब हुकूमत पास, इमरान खान साहब, मैं हर बुध को आया करूंगा, मैं जवाब दिया करूंगा। आपको पता है पूरे 2 सालों में 9% हाजिरी है। सर आप नहीं कह सकते ऐसे, नवाज शरीफ साहब भी नहीं आते थे, बहुत कम आते थे। नवाज शरीफ साहब इनसे ज्यादा आए हैं, नवाज शरीफ साहब इनसे बहुत ज्यादा। सर उनके पास टेन्योर भी तो ज्यादा रहा। सर कितने फीसद इजलास में आए हैं वैसे? वो इन 2 सालों में नहीं है, अगले 2 सालों में आ जाएंगे सर। जी नहीं, लेकिन मकसद देखिए, मैं रवैयों की बात कर रहा हूँ कि जब आपका रवैया ये है कि आप पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते और आप समझते हैं कि ये बस एक रस्म है, पूरी करनी है, तो फिर उस पर एहतजाज ना करें तो हम क्या करें? और हम तो यकीन करें, सर एहतजाज करें और यक ज़बान होके करें, इस दोनों बातों में फर्क है सर। मेरी 5वीं टर्म है एज मेंबर नेशनल असेंबली। मैंने हुकूमत भी देखी है, मैंने अपोजिशन भी देखी है। यकीन करें, मैं आपको ये बात सिद्क़े दिल से कह रहा हूँ, इतना 3rd क्लास पार्लियामेंट्री निज़ाम मैंने, जिसको असेंबली को इतना गैर मौसर कर दिया गया हो, असेंबली के अंदर जिस किस्म की गाली गलोच, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा माहौल पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। और साहिर सर ये जिंदगी में तो नहीं देखा, लेकिन ज़ाहिर माजी में भी होता है, बढ़ गया, आप ये कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, ऐसा साथ मौजूद थे, अब हमसे गुफ्तगू करते।